हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज बेनीवाल। स्टूडेंट्स, एक नई सीरीज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस सीरीज में 5 वीडियो होंगे। इन 5 वीडियो में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स को समझेंगे। विश्व में क्या कहाँ पर है, यानी नदियाँ, पर्वत, मरुस्थल, ज्वालामुखी, झीलें, समुद्र, ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो आपके इन 5 वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो प्रस्तुत है इस सीरीज का पहला वीडियो, जो कि आधारित है एशिया महाद्वीप के ऊपर। एशिया महाद्वीप का ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगा कि एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, उन देशों में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और मुख्य बात कि ये वीडियो आपका ज्योग्राफी का एक बेस तैयार करेगा। इस वीडियो को देखने के उपरांत जब भी आप बुक पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको शीशे की तरह क्लियर होती जाएंगी और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसको अंत तक देखना है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप में जितनी नदियां बहती हैं, पर्वतों के बारे में जानेंगे, यहाँ के पठारों के बारे में, झीलों के बारे में, मरुस्थलों के बारे में जानेंगे और मुख्य जो इसके देश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट एशिया की स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप का एक विस्तृत अध्ययन। बच्चों, एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसको विविधताओं भरा महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जैसे हिमालय, एवरेस्ट। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के नज़दीक का एरिया भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसके अलावा थार का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, तिब्बत का पठार है, और जो अरेबियन कंट्रीज हैं वहाँ का मरुस्थल है, ईरान में मरुस्थल है। बहुत सारी ऐसी विविधताएं हैं, द्वीपीय देश भी इसमें शामिल हैं। ये देखिए, तो विविधताओं भरा ये महाद्वीप कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती हैं, जिनके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो ये है एशिया का मैप, जिसमें रसिया जो है वो देखिए आप कितना विस्तृत एक देश है, पूरा का पूरा। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना फैला हुआ ये देश है, जो कि क्षेत्रफल के मामले में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है। इसके अलावा चाइना एक ऐसा देश है जो जनसंख्या के मामले में, चाइना जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है, और वर्ल्ड नंबर 2 जनसंख्या के मामले में यानी हमारा अपना भारत, वो भी इसी महाद्वीप की शोभा बढ़ाता है। तो देखते हैं कि एशिया की लोकेशन कैसी है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार जो है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है इसका 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। यानी हम कह सकते हैं कि एक बहुत विस्तृत महाद्वीप है। एशिया संसार में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि में सबसे बड़ा महादेश है। इस सर्वाधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और इसका क्षेत्रफल है 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर, और ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का है 29.5%। यानी अकेला जो महाद्वीप है वो पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग तीसरा हिस्सा घेरे हुए है। आगे चलते हैं।
यहाँ की कुछ नदियों की बात कर लेते हैं, कुछ लंबी नदियां हैं उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम मैप पे चलेंगे और वहां से देखेंगे कि ये नदियां कहाँ कहाँ पर स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजी। यांगजी जो रिवर है वो चाइना में रहती है, चाइना में बहती है और इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। इसके बाद येलो रिवर है जिसको हांग हो रिवर भी कहा जाता है, चाइना में है। इसकी लंबाई जो है वो 5464 किलोमीटर के करीब है। इसके बाद मैकोंग है, ये एक अंतर्देशीय नदी है, चाइना में बहती है, म्यांमार में बहती है, लाओस में बहती है, थाईलैंड और कंबोडिया में भी ये नदी बहती है। तो ये एक अंतर्देशीय नदी है ये, जिसकी लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर यानी 4909 किलोमीटर के लगभग है। इसके बाद लेना रिवर है, ये रसिया में पड़ती है। बेकाल जो झील है, बेकाल झील से निकलकर ये पहुंचती है आर्कटिक महासागर में और इसकी लंबाई है लगभग 4294 किलोमीटर। अब इन नदियों को मैप में देखते हैं। ये है नदियों का मैप। एशिया की कुछ मुख्य नदियों को इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे जो सबसे लंबी नदी है यानी यांगजी रिवर। ये देखिए यहाँ से शुरू हुई थी ये बहुत ही लंबी एक नदी है यांगजी। इसकी लंबाई काफी ज्यादा है। इसके बाद है हुआंग हो रिवर या येलो रिवर भी जिसे कहा जाता है। ये नदी, ये भी काफी लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद मेकोंग रिवर है, ये देखिए यहाँ से मेकोंग रिवर का अभी हमने जिक्र किया था। ये मेकोंग रिवर है और ये ताइवान सी में यहाँ पर जाकर के गिरती है। एक और रिवर है यहाँ पे इरावदी, जो म्यांमार से होकर बहती है। ये इरावदी नदी है। यहाँ पर एक नदी है, ये नदी इरावदी नदी भारत और म्यांमार की सीमा के पास से बहती है और यहाँ जाकर के अरेबियन सी में, सॉरी बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहाँ पर ये हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ से इस एरिया से प्रवेश करती है भारत में, फिर असम से बहते हुए ये पहुंच जाती है सीधी बे ऑफ बंगाल में। और ये है हमारी गंगा नदी, गंगा माता जिसे कहा जाता है। ये नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसके अलावा सिंधु नदी है, जिसको इंडस रिवर भी कहा जाता है। ये यहाँ तिब्बत से निकलकर भारत के हिस्सों में से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यहाँ पर इसकी कुछ सहायक नदियां, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज, व्यास, ये नदियां इसकी सहायक नदियां बनती हैं। इसके अलावा ये एमू दरिया है, अम्मू दरिया जिसको कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, मध्य भाग से गुजरते हुए पहुंचती है। इसके बाद ये है सर दरिया। ये दो नदियां हैं मध्य एशिया की। ये लेक बालकश है, ये ओबी रिवर है, ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है ओबी रिवर। ये येंसी रिवर है, जो कि उत्तर की तरफ बहते हुए सीधी जाकर के गिरती है आर्कटिक महासागर में। बेकाल से, जैसे कि मैंने बताया, लेक बेकाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लेना नदी। ये नदी जाकर के फिर आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। एक आमूर नदी है, ये नदी भी चाइना की एक महत्वपूर्ण नदी है और यहाँ जापान के पास, जापान सी में जाकर के गिर जाती है। यूराल रिवर जो कि कैस्पियन सी में जाकर के गिरती है और ये नदी एशिया और यूरोप, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है यूराल पर्वत श्रेणी। ये इस साइड में एशिया है और इस साइड में यूरोप है। ये दोनों के मध्य सीमा का काम करती है। एक टिग्रिस रिवर भी है, ये मध्य भाग में बहती है, टिग्रिस रिवर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो एशिया में बहती हैं। अब बात करते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यानी एशिया की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में।
तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो अल्ताई माउंटेन्स हैं इनके बारे में, फिर भारत के वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, हिमालय, कुनलुन माउंटेन्स, टियान शियान माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स, जैग्रोस माउंटेन्स। एक बार फिर से ध्यान करते हैं। अल्ताई माउंटेन्स वेस्टर्न घाट्स इंडिया में, ईस्टर्न घाट्स इंडिया में, हिमालय भारत व नेपाल, कुनलुन चाइना, तियानशियान चाइना, यूराल रसिया, और यह है जैग्रोस। ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके बारे में अभी हम अध्ययन करने वाले हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं का अध्ययन करने के लिए हम जो गूगल अर्थ है उसका सहारा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एशिया के धरातल को जान लेते हैं ताकि हमारा जो अध्ययन है वो और पुख्ता हो जाए। तो एशिया के धरातल के बारे में जानने के लिए हम इस मैप के ऊपर चलते हैं। यहां पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये अरब का पठार है, प्लेट्यू ऑफ अरेबिया। ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय एरिया है, शुष्क एरिया है, लेकिन ये पठार के रूप में इसे माना जाता है क्योंकि ये उच्च भूमि है। इसी प्रकार यहां पर ईरान का पठार आपको दिखाई दे रहा है। ये ईरान का पठार है, पाकिस्तान से शुरू होकर ये काफी दूर तक फैला हुआ एक पठारी भाग है। इसके अलावा भारत में एक त्रिभुजाकार पठार है जिसका नाम है दक्कन का पठार। ये प्राचीन उच्च भूमि है, ये पठार है। इसके अलावा ये तिब्बत का पठार है। यहाँ ये जो हाईलैंड्स आप देख रहे हैं हिमालय से उत्तर में, ये तिब्बत का पठार आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मंगोलिया का यहाँ पे पठार है, एक मंगोलिया का पठार है। तो ये पठारी, ये जो क्षेत्र है ये एशिया का पठारी क्षेत्र यहाँ आप देख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं की, तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी है जो कि भारत के उत्तर में लगभग धनुषाकार क्षेत्र शेप में 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अल्ताई पर्वत श्रेणी है, ये यूराल माउंटेन्स है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप और एशिया के बीच में ये सीमा का काम करती हैं। अभी हमने देखा कि ये ओबी रिवर के बारे में पढ़ा। ये तियान शियान जो अभी हमने पढ़ा था, ये पर्वत श्रेणी है तियान शियान। इस साइड में ये वेस्टर्न घाट्स है यानी पश्चिमी घाट, और इस साइड में ये है पूर्वी घाट। ये भारत के दो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो चलिए अब हम एशिया के पर्वतों के बारे में जानेंगे। ये जो पर्वत शिखर आप देख रहे हैं ये माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर के करीब है। 8,848 मीटर, इतनी ऊंचाई पर स्थित है ये चोटी। यहाँ पर आप 3D में देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस चोटी के आसपास बहुत सारी ऐसी माउंटेन चोटियां हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ ये नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी यहाँ पर नदियां हैं। ये कुछ रास्ते और नदियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सागर माथा नेशनल पार्क, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको। मकालू एक बहुत महत्वपूर्ण चोटी है, मकालू ये बेस कैंप है एवरेस्ट का, जहाँ पर जो पर्वतारोही है लोहत्से एक महत्वपूर्ण चोटी है यहाँ की। तो ये हैं कुछ हिमालय की ऊंची चोटियां। अब हम चलते हैं हिमालय के दूसरे भागों की ओर। ये देखिए आप 3D में देख रहे हैं कि किस तरह से हिमालय जो है वो एक महत्वपूर्ण बॉर्डर का काम करता है भारत और चाइना के बीच में। और इस पर्वत की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी नदियां यहाँ से निकल करके मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं।
यहाँ हम कुछ नदियां देखेंगे। ये नदियां देखिए आप, ये नदी जा रही है, ये कोशी नदी है। यहाँ पर एक ये छोटी नदी यहाँ से निकल रही है। बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, बहुत सारी धाराओं के रूप में। ये जनकपुर आप देख रहे हैं, दरभंगा, ये नदियां देखिए आप। बहुत सारी नदियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से होकर के और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और भारत में कुछ नदियां भारत के लिए वरदान है और कुछ अभिशाप भी सिद्ध हुई है। अभिशाप इसलिए कि इन नदियों के कारण कई जगहों पर बाढ़ आती रहती है, और इस बाढ़ के कारण बहुत सारे लोग हर साल विस्थापित हो जाते हैं। और ये जो आप लंबी नदी देख रहे हैं, ये देखिए कितनी नदियां यहाँ से निकलती हैं। बहुत सारी नदियां हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से होकर के और भारत में प्रवेश करती हैं। ये देखिए कितनी नदियां। ये हिमालय क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र है। ये देखिए, ये हिमालयी क्षेत्र है और ये बहुत सारी नदियां आप देख रहे हैं यहाँ से निकलती हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र से सतलुज, व्यास, पार्वती नदियां निकल रही हैं। सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है। ये देखिए यहाँ से, ये देहरादून के नज़दीक से यमुना आप देख रहे हैं, हरिद्वार के नज़दीक से गंगा देख रहे हैं। बहुत सारी नदियां यहाँ से, कोसी, तीस्ता, राम गंगा, बेन गंगा, पता नहीं कौन कौन सी नदियां यहाँ से निकलती है। ये देखिए आप, गंगा नदी, और जाकर के सीधी गिर जाती है ये बे ऑफ बंगाल में। ये यमुना नदी यहाँ से नई दिल्ली के आसपास से होते हुए, मथुरा के आसपास से होते हुए, और फिर यहाँ पर ये जो इलाहाबाद के नज़दीक ये नदी गंगा में मिल जाती है और फिर एक संगम बनता है। ये मथुरा, मथुरा आप देख रहे हैं, आगरा के पास से होते हुए ये जाकर के गिर जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये हैं कुछ नदियां। हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बात की हमने। अब हम चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में। ये जो पार्ट है, इस पार्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये पैसिफिक ओशन है। पूरा का पूरा ये क्या है, पानी है, और पृथ्वी के लगभग आधे हिस्से को ये घेरे हुए, ये पूरा पानी आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा पानी का एरिया। यानी ये कौन सा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन ये है हमारा भारत। अब हम कुछ और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये था, ये हिमालय है। हिमालय के बाद एक और पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, जिसका नाम है तियान शियान। यहाँ पर सर्च भी कर लेते हैं ताकि जो ये है तियान शियान, ये देखिए आप, ये वाला जो हिस्सा है ये तियान शियान पर्वत श्रेणी है। इसको हम विस्तृत रूप में देखेंगे। ये देखिए आप, कितना विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है, बर्फ से आच्छादित चोटियां। ये तियान शियान चाइना में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। तो ये है तियान शियान। इसकी लोकेशन भी एक बार फिर से हम मैप में देख लेते हैं ताकि जब भी कभी हमें इसको लोकेट करना हो तो आसानी हो जाए। ये देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन दृश्य तियान शियान पर्वत श्रेणी का, चाइना में स्थित। ये देखिए आप, ये आप जो मरुस्थल देख रहे हैं, गोबी का मरुस्थल, उसके उत्तर में ये श्रेणी आप देख रहे हैं, ये भारत है। इसके बाद
तो ये था तियान शियान। ये श्रेणी कौन सी थी? तियान शियान। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण श्रेणी जिसका नाम है कुनलुन। कुनलुन श्रेणी की बात करेंगे। हमने अल्ताई माउंटेन्स, अगर हम बात करें यूराल पर्वत श्रेणी की, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि यूराल पर्वत श्रेणी जो है वो एक सीमा बनाती है यूरोप, और यहाँ पे यूराल रिवर भी आपको मिलेगी। यूराल रिवर और यूराल पर्वत श्रेणी, ये जो श्रेणी आप देख पा रहे हैं, ये श्रेणी है यूराल पर्वत श्रेणी। इस साइड में आप यूरोप में जाएंगे और ये है एशिया। यूराल पर्वत श्रेणी को लोकेट करने के बाद हम चलेंगे अल्ताई। अल्ताई जो माउंटेन्स हैं, ये रसिया में पड़ता है एरिया अल्ताई। अल्ताई वहाँ के एक प्रदेश का नाम भी है, और यहाँ पर अल्ताई जो पर्वत श्रेणी है वो भी है। ये देखिए आप, ये अल्ताई पर्वत श्रेणी है। इसको अगर हम 3D में भी, अभी हम 3D में देख रहे हैं, इसको 2D में देखते हैं पहले। ये देखिए, और अगर इसको 3D में देखें तो इस तरह का दृश्य ये प्रस्तुत करती है। ये अल्ताई जो माउंटेन है वो यहाँ पर स्थित है। तो ये रसिया में है, अल्ताई माउंटेन्स। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व के कुछ मरुस्थलों के बारे में, तो थोड़ा सा इसमें एशिया के साथ में अफ्रीका का हिस्सा भी लेना चाहूँगा, ताकि हमारी जो समझ है वो और ज़्यादा विकसित हो सके। देखिए, जो मरुस्थल है, दुनिया के जितने भी मरुस्थल्स हैं, डेजर्ट्स हैं, वो सारे के सारे इस क्षेत्र में है। लगभग यहाँ से शुरू होते हैं ये, इस क्षेत्र में ये जो मरुस्थल हैं ये यहाँ से शुरू होते हैं, इस क्षेत्र में है सारे के सारे। इसका कोई विशेष कारण हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसी क्षेत्र में, यानी जो ये अक्षांश है, लगभग 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और लगभग 60 डिग्री तक ये फैले हुए हैं। तो इसका कोई विशेष कारण अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसी क्षेत्र में, वर्ल्ड के इसी क्षेत्र में ये मरुस्थल जो है वो स्थित क्यों है। चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, सारे के सारे मरुस्थल इसी क्षेत्र में स्थित है। चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो, सारे मरुस्थल इसी क्षेत्र में स्थित है। अब हम मरुस्थलों की अगर बात करें तो एशिया के कुछ मरुस्थल मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। ये वाला जो एरिया है जिसमें यमन है, ओमान है, सऊदी अरबिया है, ये वाला इराक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है अरब का मरुस्थल। इसके साथ लगता है एक क्षेत्र है जो ईरान का मरुस्थल कहा जाता है। पाकिस्तान से निकलते ही, पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है, वहां से काफी विस्तृत क्षेत्र में ये मरुस्थल फैला हुआ है, इसे कहा जाता है ईरान का मरुस्थल। यहाँ पर एक और मरुस्थल है जिसे कहा जाता है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल, और ये है भारत का और पाकिस्तान का सम्मिलित मरुस्थल, जिसमें भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा आता है, इसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। तो ये हैं एशिया के कुछ प्रमुख डेजर्ट्स यानी मरुस्थल। अब हम बात करते हैं
पठारों की, अगर पठार की बात करें तो भारत में एक बहुत बड़ा पठार स्थित है, दक्कन का पठार। त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला ये पठार भारत के एक बहुत बड़े भाग पर विस्तृत है। त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसका जो आधार है त्रिभुज का वो उत्तर की ओर है और जो शीर्ष है वो दक्षिण की ओर है। ये प्राचीन उच्च भूमि है। यहाँ पर एक और पठार है, तिब्बत का पठार। ये कोल्ड डेजर्ट है जिसमें लद्दाख का हिस्सा भी शामिल आ जाता है। तो लद्दाख और तिब्बत का ये पठार यहाँ पर स्थित है। एक है मंगोलिया की उच्च भूमि, मंगोलिया का पठार यहाँ पर स्थित है। ये मंगोलिया जो कि एक बफर स्टेट का काम करता है चाइना और रशिया के बीच में, यहाँ पर एक पठार है। तो ये कुछ पठार हैं एशिया के महत्वपूर्ण पठार। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर झीलें कौन कौन सी हैं, इनलैंड जो वाटर बॉडी है वो कौन कौन सी हैं, तो अगर हम सबसे पहले चर्चा करें कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी मध्य एशिया में स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये एक बहुत बड़ी जलराशि यहाँ पर है, तो ये है कैस्पियन सी। अब आप मैप में देख करके ये बता सकते हैं कि कौन कौन से देश इससे बॉर्डर साझा करते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो कैस्पियन सी है उसके साथ कौन कौन से देश की सीमाएं लगती है। ये ब्लैक सी, इसको ब्लैक सी कहा जाता है। ये ब्लैक सी है, ये भी एक इनलैंड वाटर बॉडी है। इसके अलावा एक और झील है यहाँ पे महत्वपूर्ण, जो है बेकाल झील, लेक बेकाल, जहाँ से लेना रिवर हमने अभी पढ़ा था, लेना रिवर निकलती है। ये बेकाल झील है, ये रसिया में स्थित है, इनलैंड वाटर बॉडी है। ये झील है, ये वाली झील बेकाल झील, लेक बेकाल। इसके अलावा छोटी छोटी झीलें और भी हैं, जैसे बालकश झील। भारत में कोई इतनी बड़ी झील नहीं है। अब यहाँ के मुख्य समुद्रों की बात कर लेते हैं कि मुख्य समुद्र कौन कौन से। जैसे ब्लैक सी, कैस्पियन सी के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा एक रेड सी है यहाँ पे, ये वाला रेड सी है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये रेड सी है। ये अदन की खाड़ी है, गल्फ ऑफ अदन। ये ओमान की खाड़ी इसको कहते हैं। ये फारस की खाड़ी है जहां पर दुबई स्थित है। देखो दुबई फारस की खाड़ी के बिल्कुल जो किनारा है वहां पे स्थित है। इसके अलावा ये वाला जो सी है ये मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है इसको, यानी भूमध्य सागर इसको कहा जाता है। बिल्कुल धरती के बीचों बीच स्थित ये बहुत बड़ा सागर है। यूरोप के साथ बहुत बड़ी बाउंड्री लाइन इसकी है, तटरेखा बनती है। यहाँ एक ये जलडमरू मध्य यानी बनाता है, यानी जिब्राल्टर जल संधि इसको कहा जाता है, जो अटलांटिक महासागर और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। यहाँ पे स्वेज नहर है, ये स्वेज कैनाल है। ये स्वेज कैनाल किस किस को जोड़ती है? स्वेज कैनाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये स्वेज कैनाल जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है स्वेज नहर। इसके बारे में विस्तृत रूप से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल भारत के पूर्वी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में अरेबियन सी है। इसके अलावा यहाँ पे थाईलैंड की गल्फ है। यहाँ अंडमान के नजदीक वाले समुद्र को अंडमान सी कहा जाता है। अभी और भी समुद्र हैं यहाँ पे बहुत सारे। ये साउथ चाइना सी है, आपने देखा होगा ताइवान, चाइना। इस क्षेत्र पर आधिपत्य के लिए बहुत सारे देशों के बीच में तनाव रहता है। विशेष रूप से चाइना इस क्षेत्र को अपना मानता है, इसलिए तनाव का कारण है। इसके अलावा ये ईस्ट चाइना सी है,
वो साउथ चाइना सी था, ये ईस्ट चाइना सी है यहाँ पर। और ये नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच का जो समुद्र है इसे येलो सी कहा जाता है। जापान और चाइना के बीच के समुद्र को सी ऑफ जापान कहा जाता है। इसका एक और नाम भी है। इसके बाद ये ओखोटस्क, सी ऑफ ओखोटस्क भी है यहाँ पे, जापान से ऊपर सी ऑफ ओखोटस्क। यहाँ पर एक गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, तो बहुत सारा कोहरा यहाँ पे छाया रहता है। तो ओखोटस्क, सी ऑफ ओखोटस्क। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो अलास्का वाला एरिया है, यहाँ पर बेरिंग जल संधि है। इसको बेरिंग जल संधि कहा जाता है, जहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका और जो एशिया है उसके बीच में बहुत कम दूरी रह जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे समुद्र भी यहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें कुनलुन जो श्रेणी है उसकी, तो कुनलुन श्रेणी भारत का जो हिमालय वाला हिस्सा है, भारत के हिमालय वाले हिस्से से आगे आता है तिब्बत का एक बहुत बड़ा पठार। भारत के हिमालय वाले हिस्से के आगे तिब्बत का पठार आता है। तिब्बत के पठार के बाद कुनलुन श्रेणी आती है। यहाँ पे एक बार फिर से हम कुनलुन माउंटेन्स को लोकेट करते हैं। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा है कुनलुन माउंटेन्स का, ये कुनलुन श्रेणी है। अब यहाँ पे त्यान शान था, यहाँ कुनलुन है, और ये गोबी का एक मरुस्थल यहाँ पे बीच में आ जाता है। इसको कहा जाता है गोबी का मरुस्थल। तो त्यान शान कुनलुन माउंटेन्स, तो ये चाइना में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कुनलुन माउंटेन्स। हम देख लेते हैं एशिया का जो फिजिकल मैप है उसके बारे में, इसमें जो कितने देश स्थित हैं। तो बच्चों, इसमें एशिया महाद्वीप में लगभग 49 देश स्थित है जो यूएन से संबंधित है। इसके अलावा 5 और स्टेट हैं, लेकिन जो संख्या है वो है 49 संप्रभु देश इस जो महाद्वीप है इसमें स्थित हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम अपने देश से शुरुआत करते हैं। हमारा देश भारत, तो ये है इंडिया। इंडिया का जो लोकेशन है इंडिया की, वो है कि ये एशिया के दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिणी एशिया में स्थित ये देश है भारत, जो शुरू होता है 8 डिग्री 37 मिनट पर और लगभग 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय इसका विस्तार है। भारत का एक पड़ोसी देश है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती हैं, जैसे कि सिंधु नदी, इसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं और ये जा करके यहाँ पर अपना जल गिरा देती है। इसी प्रकार यहाँ से गोमुख से एक नदी निकलती है गंगा, जो यहाँ अपना जल गिराती है। इसमें एक नदी मिलती है यहाँ पर यमुना नदी, इलाहाबाद के पास। बहुत सारी कैन से सोन, बेतवा यहाँ से मिलती है सोन नदी। इधर से राम गंगा, कोसी, तीस्ता, महानंदा, बहुत सारी नदियां मिलती हैं और ये जाकर के गिरती हैं समुद्र में। दक्षिण भारत की नदियों की बात करें, गोदावरी, महानदी, ये गोदावरी है, ये महानदी है। इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, पेरियार, भारतपूजा, बहुत सारी नदियां यहाँ पर, मांडवी नदियां मिलती हैं। नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। भारत का ये वाला जो तट है इसे पूर्वी तट कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्व दिशा में स्थित है। और ये वाला जो तट है भारत का, इसे पश्चिमी तट कहा जाता है। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। श्रीलंका और भारत के बीच में ये पाक जल डमरू मध्य कहलाता है। तो श्रीलंका भी एशिया का
एक महत्वपूर्ण देश है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान ऊपर की ओर चलते हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये कुछ ऐसे देश हैं जो स्थान जिनके नाम में आता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये मध्य एशिया के देश हैं। इसके बाद ईरान मरुस्थलीय देश है, इराक, सीरिया, टर्की, इसराइल, इसराइल के बाद सऊदी अरबिया एक बहुत विस्तृत मरुस्थल है, यूनाइटेड अरब अमीरात, अमीरात, ओमान, यमन, ये खाड़ी देश कहे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इधर चलते हैं पूर्व की ओर, तो यहाँ पर ये चाइना दिख रहा है आपको। यहाँ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये वो देश हैं जहां तक कभी भारत का शासन हुआ करता था। मलेशिया, सिंगापुर चोल काल में। तो इंडोनेशिया, ये पूरा द्वीप समूह इंडोनेशिया कहलाता है। फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनिया, यहां तक विस्तृत है हमारा एशिया। बात करें कुछ पूर्वी देशों की, ताइवान, चाइना और ताइवान के बीच में अभी युद्ध की स्थिति है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया है यहाँ पर। जापान, मंगोलिया एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। मंगोलिया बफर स्टेट है किस किस के बीच में? ये रसिया है, ये चाइना है, इनके बीच में। इसी प्रकार भारत और नेपाल के बीच में बफर स्टेट है भूटान, नेपाल। इसके बाद ये रसिया है, बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत देश है। तो लगभग 49 देश इस एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। बहुत सारी झीलें हैं चाइना में, आप देख सकते हैं। ये चाइना है और यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी झीलें हैं। इनमें से मानसरोवर, राकसताल, यहाँ से गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहाँ से निकलती है। सिंधु का रास्ता ये वाला है और ब्रह्मपुत्र यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में होते हुए, आसाम में होते हुए और गिर जाती है, फिर चली जाती है बांग्लादेश में। तो बच्चों ये थी कुछ जानकारी मैप के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी सीरीज में अगला जो वीडियो होगा वो यूरोप महाद्वीप के बीच बारे में होगा। उसके बाद अफ्रीका, और एक ही वीडियो में हम लेके आएंगे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और जो अन्य महाद्वीप हैं जैसे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्योंकि निर्जन है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद।